क्या? ये तो क्या बोल रही है? हाँ माँ, नहीं रहूंगी मैं अब यहाँ पर। बस, अब पानी सर के ऊपर जा रहा है। वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। सारी गलतियां तेरी और कसूर हमारा। मम्मा मम्मा, मुझे अकेले नहीं रहना है। आप मुझे यहाँ से भी लेकर जाओगी तो मैं क्या करूंगा? फिलहाल तो अपना मुंह बंद करो समर। अरे दीदी, प्लीज ऐसा मत कीजिए। क्यों बात को बढ़ा रही हो आप? और अपने गुस्से के कारण अपने बेटे की खुशियां क्यों बर्बाद कर रही हो? पहले उसे अपने पिता के घर से अलग किया और अब नानी के भी घर से अलग कर रही हो। आरोही बेटा, तुझे जाना है तो तू जा, लेकिन मेरा नाती कहीं नहीं जाएगा। वो यहीं पर रहेगा। ये आप तय करने वाली कोई नहीं होती माँ। मेरा बेटा मेरे साथ ही चलेगा। पर आरोही, और कोई मेरा पीछा नहीं करेगा, वरना मैं अपने आप को कुछ कर लूंगी। मुझे चुपचाप यहाँ से जाने दो। ना तो मैं आप लोगों को दोबारा मिलूंगी और ना ही लोग आप मुझसे मिलेंगे। जैसे मेरे ससुराल वालों से रिश्ता खत्म हो चुका है, वैसे ही आज इसी वक्त से मायके वालों के साथ भी मैं रिश्ता खत्म कर रही हूँ। सभी लोग आरोही और समर को रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, पर आरोही उसे अपने साथ लेकर ही जाती है। फिर वो अरविंद की मदद से अगले 24 घंटों में किराए का घर ले लेती है। शुक्रिया अरविंद, आज तुम्हारी ही वजह से मुझे इतनी जल्दी घर मिल गया, वरना मैं अकेले ढूंढने जाती तो मुझे बहुत समय लग जाता। अरे कोई बात नहीं आरोही, और इसमें शुक्रिया की क्या बात है। लेकिन अब मैं अपने मायके वाले और ससुराल वालों से कोई नाता नहीं रखूंगी। इसीलिए मैं अब अपना फोन नंबर भी चेंज कर रही हूँ और साथ ही साथ समर का स्कूल भी, ताकि वो विराट अगर स्कूल पहुंचे तो वो समय से मिल भी ना पाए। लेकिन आरोही, अगर वो तुम्हारे ऑफिस आ गया तो तब तो उसे मैं देख लूंगी। आरोही अब सबसे दूर ही रहने लगती है। 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन उस नालायक लड़की का नंबर बंद ही आ रहा है। ना जाने कहाँ चली गई समर को लेकर। अरे मुझे तो उसकी कुछ नहीं पड़ी, लेकिन बेचारे समर को उसके कारण अकेला रहना पड़ेगा अभी। सच में सुनीता, अरे कितनी बेशर्म है वो। भगवान करे बस समर खुश रहे, उसे कोई तकलीफ ना हो। दीदी एक अच्छी माँ कभी बन ही नहीं पाई। वो समर पर जरा भी ध्यान नहीं देती। हाँ रमन, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। और झगड़े किस घर में नहीं होते, लेकिन उन्हें इतना कौन बढ़ाता है। और ये क्या बात हुई भला? ना तो वो अपने ससुराल की रही, ना ही अपने मायके की। फिर जब विराट को सब पता चलता है, तब वो समर के स्कूल चला जाता है। नहीं विराट जी, आपका बेटा अभी यहाँ पर नहीं पढ़ता। 2 दिन पहले ही वो स्कूल छोड़कर गया है। अब नई सेमेस्टर से वो दूसरी स्कूल में पढ़ेगा। लेकिन इस बारे में आपको पता नहीं है क्या? नहीं मैडम, दरअसल कुछ झगड़ों के कारण मैं और उसकी माँ अलग हो चुके हैं, इसीलिए मुझे इसके बारे में कुछ पता ही नहीं चला। प्रिंसिपल की बातें सुनकर विराट अब काफी दुखी हो जाता है। इसका मतलब आरोही ने समर को हम सबसे दूर रखने के लिए उसका स्कूल भी बदल दिया। लेकिन ये उसने अच्छा नहीं किया। लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। मैं हर स्कूल में पता करूंगा और अपने बेटे से मिलकर ही रहूंगा। फिर विराट हर स्कूल में कॉल करके पता करता है, लेकिन समर के बारे में उसे कुछ पता नहीं चलता। क्या हुआ बेटा, कुछ पता चला? हाँ बेटा, समर किस स्कूल में पढ़ रहा है? नहीं माँ पापा, कुछ पता नहीं चला। अब तो भगवान जी ही जाने कि आखिर वो उसे लेकर कहाँ चली गई है। शादी से पहले आरोही कितनी अलग थी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन वो इतनी बुरी बन जाएगी। उसने तो मेरे नाक में दम करके रखा है। इधर अकेले रहते हुए आरोही अब समर की तरफ ठीक से ध्यान ही नहीं दे पाती। मम्मा मम्मा, ये यूनिफॉर्म मैं कब से पहन रहा हूँ। देखो ना कितना गंदा हो चुका है। देखो समर, मेरे सामने ज्यादा नखरे मत करो। यहाँ मेरे पास इतना मुफ्त का समय बिल्कुल नहीं है कि मैं सब ये करती बैठूं। कभी कभार अपनी माँ को भी समझ कर लिया करो। ठीक है मम्मा। वैसे आज आपने टिफिन में क्या दिया है? चिप्स और व्हाइट सॉस पास्ता दिया है मैंने। लेकिन मम्मा,
रोजाना ये सब खाकर मैं पक गया हूँ। मुझे दाल चावल रोटी सब्जी खाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन आप तो बस मुझे चिप्स कुकीज और केक सैंडविच यही सब देती रहती हो। मेरे लिए खाने को कुछ बना दो ना मम्मा। देखो समर, मैंने तुमसे पहले भी कहा है कि मैं घर का और बाहर का काम एक साथ नहीं संभाल सकती। और ऐसा तो नहीं है ना कि मैं तुम्हें भूखा रख रही हूँ, रेडीमेड या झटपट आइटम से ही सही, लेकिन खाने को तो दे रही हूँ ना मैं तुम्हें। उसी बात की मेहरबानी समझो। अब जाओ, सुबह सुबह मेरे दिमाग का दही मत करो। बेचारा समर कुछ नहीं बोल पाता। फिर अगले दिन जब आरोही अपने ऑफिस से बाहर निकलती है, तब वो वहां पर विराट को देखकर हैरान रह जाती है। अच्छा हुआ जो तुम आ गई। तुमसे मिलने के लिए मैं यहाँ पर कब से खड़ा हूँ। अरे बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे कि मैंने तुम्हें बुलाया है। देखो आरोही, मुझे समर से मिलना है। कहाँ है वो? आखिर कहाँ चली गई हो तुम उसे लेकर? और तो और तुमने उसकी स्कूल भी बदल दी है। अरे तुमने एक बार भी उससे उसकी मर्जी पूछी क्या? वो बेचारा अपने परिवार से अलग हो चुका था और अब तुमने उसे अपने दोस्तों से भी अलग कर दिया। तुम सच में एक घटिया माँ हो। छी! देखो विराट, अपनी हद में रहकर बात करो। और मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि मेरे बेटे की खुशियां कहाँ है और कहाँ नहीं। तुम जैसे बुज़दिल लोगों के साथ रहकर वो भी तुम्हारी तरह ही बनेगा, इसीलिए मैंने उसे अपने साथ रखा है। अरे बंद करो अपनी ये फालतू की बकवास और मुझे मेरे बेटे से मिलवाओ, वरना बहुत बुरा होगा। अरे क्या बुरा होगा? हाँ, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन मैं और मेरा बेटा तुम लोगों के हाथ तो आने से रहा। आखिर क्यों पीछे पड़े हो हमारे? छोड़ दो ना हमें हमारे हाल पर, जीने दो हमें चैन से। देखो आरोही, तुम्हें जो करना है तुम कर सकती हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मुझे तो बस अपने बेटे की परवाह है और उसे मुझसे तुम अलग नहीं कर सकती। समझ गई ना? देखो विराट, तुम मुझसे इस तरह से बात नहीं कर सकते, वरना मैं तुम पर मानसिक तौर पर परेशान करने के लिए केस कर दूंगी। हाँ तो करो ना, लेकिन मैं भी कोई चुप बैठने वालों में से नहीं हूं। मैं भी तुम पर केस कर दूंगा, मुझे मेरे ही बेटे से ना मिलने देने के लिए। फाड़ो और गला फाड़ो, लेकिन मैं तुम्हें समर तक पहुंचने ही नहीं दूंगी। आरोही रुक जाओ। आरोही, ये तुम सही नहीं कर रही। आरोही रुक जाओ। अब गुजरते दिनों के साथ साथ आरोही से घर और बाहर दोनों के काम ठीक से नहीं हो पाते, इसीलिए वो नौकरानी रख लेती है जिसका नाम बसंती होता है। बसंती, सारा काम सही से करना और जो जो मैंने तुम्हें बताया है वो ध्यान में रखना। मैं घर पर नहीं रहूंगी तो तुम अपना काम करके चली जाना। हाँ ठीक है मैडम। अरे आप एक ही बात 10-10 बार बोल के दिखा रही हो। समझ गई मैं। क्या आप भी? अच्छा ठीक है, लेकिन फिर भी सब ध्यान से करना। फिर एक दिन स्कूल से घर जाते समय समर को विराट की बहुत याद आती है और तभी उसे एक फोन भूत दिखाई देता है। घर पर तो मम्मा फोन को छूने भी नहीं देती। एक काम करता हूँ, यहाँ के फोन से मैं पापा को फोन करता हूँ और उन्हें मुझसे मिलने बुलाता हूँ। हाँ, मुझे तो पापा का नंबर भी याद है। फिर समर अपने पापा को फोन लगाता है, लेकिन विराट फोन ही नहीं उठाता। पापा उठा लो ना फोन, मुझे आपसे बात करनी है पापा, आपकी आवाज सुननी है। 2 से 3 बार और प्रयास करने के बाद भी विराट फोन नहीं उठाता, जिसके बाद समर को निराश होकर घर जाना पड़ता है। ऐसे ही एक दिन जब आरोही घर पर आती है, तभी वो देखती है कि बसंती काम छोड़कर बस फोन पर ही बात कर रही है। हे भगवान! अरे ओ बसंती, तुम्हारी अक्ल क्या घास चढ़ने गई है क्या? ये सारा काम छोड़कर तुम गप्पे मार रही हो? पागल वागल हो गई हो क्या? अरे मेम साहब, अब बीच मेरे पति का फोन आया था, उसी से बात कर रही थी मैं। और आप काम की चिंता मत करो मेम साहब, मैं अभी 2 मिनट में सारा काम फटाफट से कर लूंगी। आप काय को टेंशन लेती हो? बसंती है ना? अरे बोल बच्चन मत बनो,
और जरा काम भी करो। मेरे आने से पहले सारा काम खत्म हो जाना चाहिए था। अब ये बात मुझे बार बार बोलने के लिए मत लगा। मेरा दिमाग पहले ही बहुत गर्म है। ठीक है मेम साहब, समझ लो। वही दूसरी तरफ आरोही के ससुराल वाले और उसके मायके वाले भी समर को बहुत याद करते हैं। ऐसे ही एक दिन, मम्मा मम्मा, परसों मेरी छुट्टी है, तो आप मुझे उस दिन जू लेकर जाओगे क्या? एक नया जू खुला है जहां पर बहुत अलग अलग प्राणी हैं, जिन्हें आज तक किसी ने देखा तक नहीं होगा। समर बेटा, तुम्हारी छुट्टी है लेकिन मेरी नहीं, इसीलिए मैं नहीं आ पाऊंगी। और क्या घूमना, हम थोड़े दिन बाद जाएंगे घूमने, और अभी मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं। पैसे कोई पेड़ पर नहीं उगते हैं, उसके लिए मुझे दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है मम्मा, जैसा आप कहो। अब आरोही का समर के प्रति बदलाव बहुत बदलने लगता है। वो ना तो उसे वक्त देती है और ना ही खुशियां। वो बस अकेला ही रहता है। ऐसे ही एक दिन जब आरोही घर आती है, तब वो देखती है कि बसंती ने फिर से काम अधूरा छोड़ा है और वो मस्त मजे में टीवी देख रही है। अरे ओ बेवकूफ औरत, ये सब क्या चल रहा है? तुम यहाँ की नौकरानी हो, सेठानी नहीं, जो इतने मजे से टीवी देख रही हो। अरे मेम साहब, थोड़ी देर टीवी देख लिया तो क्या हो गया उसमें? अरे क्या थोड़ी देर टीवी देख लिया? सारा काम अधूरा छोड़कर बस तुम्हें टाइम पास करना आता है। ज्यादा नखरे मत करो तुम, और ठीक से काम करो, वरना मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। अरे नालायक भाई, ज्यादा दिमाग में मत जा मेरे। ओए, तुझे क्या लगता है रे? तू क्या मुझे हजारों रुपए देती है क्या, जो मैं तेरे हुक्म का पालन करूं? अरे तेल लेने गई तू और तेरी ये नौकरी भी। मैं अब इस खटारा घर में काम नहीं करेगी, जा रही है मैं। क्या कहा? वही जो आपने सुना। मेरे को और 10 काम मिल जाएंगे। हाँ तो निकल ना। तुझे क्या लगता है, तू काम छोड़ेगी तो दूसरी कोई काम वाली नहीं मिलेगी क्या मुझे? वो तो वक्त ही बताएगा मेम साहब, क्योंकि यहाँ पर काम वाले मिलना बहुत मुश्किल है। और तो और यहाँ पर जितनी भी काम वालियां हैं, मैं सबके कान भर दूंगी और सबको बोल दूंगी कि तुझ जैसी मेंटल औरत के घर पर कोई काम ना करे। अरे दफा हो जा यहाँ से, बेवकूफ कहीं के। आरोही उसके बाद नौकरानी ढूंढने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन उसे वहां पर एक भी नौकरानी नहीं मिलती, जिस कारण वो अब बहुत परेशान हो जाती है। अरे यार, फिर से सारा काम मुझे ही करना पड़ेगा। घर पर थी तब वहां पर मुफ्त का काम भी हो जाता था। नेहा थी, माँ थी, लेकिन अब मैं अकेली क्या क्या करूंगी? मेरी तो पूरी तरह वाट लग चुकी है। घर का सारा काम करने के बाद में आरोही की हवा टाइट हो जाती है। फिर एक दिन अचानक से समर की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। देखो समर, मैं पार्टी में जा रही हूँ बेटा, रात को देर से आऊंगी, इसीलिए बाहर से लॉक करके जाऊंगी। मैंने तुम्हारे लिए नूडल्स बना दिए हैं, खा लेना उसे, ठीक है ना? लेकिन मम्मा, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, आप प्लीज कहीं मत जाओ ना। आज की रात मेरे पास ही रहो ना। अरे नहीं समर, तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ है। अगर तुम कुछ खा लोगे तो तुम्हारी तबीयत फिर से ठीक हो जाएगी। नहीं मम्मा, आप रुको मेरे पास ही। बस करो समर, तुम्हारा तो अभी ये रोज का नाटक हो गया है। जब देखो तब मुझे कुछ ना कुछ कहकर रोकने की कोशिश करते हो। अरे तुम्हारे कारण मैं अपनी जिंदगी में मजे करना नहीं छोड़ सकती। मुझे अभी पार्टी में जाना है, देर हो रही है मुझे। पर मम्मा, समर आरोही को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन फिर भी वो चली जाती है। फिर रात में जब वो देर से घर लौटती है, तभी समर को वो फर्श पर बेहोश देखती है और पूरी तरह घबरा जाती है। समर, ये क्या हो गया तुम्हें? हे भगवान, इसका तो पूरा बदन बुखार से तप चुका है। अब आगे क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला भाग देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।
काजल और अंगद शादी करके बहुत खुश होते हैं। काजल, मैं जिंदगी में इतना ज्यादा खुश आज तक कभी नहीं हुआ। सच में काजल, तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी में रौनक आ गई है। थैंक यू अंगद। वैसे हमारी रिसेप्शन पार्टी में हमें रोमी और शनाया को भी बुलाना चाहिए, क्या कहते हो तुम? लेकिन काजल, मुझे नहीं पता कि वो दोनों आएंगे भी या नहीं। देखो अंगद, अब तुम तो उस घर में ज्यादा जा नहीं सकते, तो तुम्हारे बच्चों को यहीं पर बुलाया करो ना। मैं तुम्हें अपने बच्चों से अलग नहीं करना चाहती, और मुझे पूरा यकीन है कि वो दोनों जरूर आएंगे। फिर काजल और अंगद मिलकर रोमी और शनाया को रिसेप्शन पार्टी में इनवाइट करने जाते हैं। लेकिन तभी रोमी बहुत गुस्सा हो जाता है और वो काजल पर चिल्ला पड़ता है, अरे क्यों आई हो आप यहाँ पर? सब कुछ तो बर्बाद कर दिया आपने, अब क्या बर्बाद करना बाकी है बताइए। रोमी, ये तुम किस तरह से बात कर रहे हो? तमीज से पेश आओ। अब तुम कोई छोटे बच्चे नहीं रहे, तुम्हें सब समझना चाहिए। अरे समझना माय फुट, अगर मम्मा और डड्डा ने एक दूसरे को तलाक दे भी दिया तो उसके बाद ये चुपचाप बैठ सकती थी, लेकिन नहीं, इसने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उल्टा इन्होंने तो उनसे शादी कर ली। ये आपने बहुत गलत किया है मौसी। अरे आपके लिए मेरे दिल में जितना प्यार था अब सब खत्म हो चुका है, और आज आप यहाँ पर हमें बुलाने आई हो, हमारी ही जिंदगी बर्बाद करके आप हमें अपनी खुशियों में शामिल करना चाहती हो। छी, इतनी चीप और घटिया औरत हो आप। निकल जाओ यहाँ से। बस करो रोमी, वो तुम्हारी मौसी है। मर गई मेरी मौसी। ये मेरी मौसी नहीं, इस दुनिया की सबसे बुरी औरत है। रोमी, अपनी जबान संभाल कर बात करो, भूलो मत, अब ये मेरी बीवी है। अरे तो अपनी बीवी को लेकर यहाँ से चले जाओ। क्यों आए हो आप दोनों यहाँ पर? क्या अंगद, चलो यहाँ से, अब मुझे यहाँ पर एक मिनट भी नहीं रुकना। लेकिन काजल, आई सेड चलो अंगद। मैंने कहा ना अंगद, प्लीज चलो यहाँ से। अंगद और काजल वहां से निकल जाते हैं और प्रीति बाहर आकर काजल से कहती है, काजल, रोमी की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ, लेकिन अभी तक जो कुछ भी हुआ है उसके बाद बच्चों का गुस्सा निकलना जायज है, उसमें उनकी कोई गलती नहीं है। डोंट वरी प्रीति, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं जानती हूँ रोमी और शनाया अभी बस उम्र में ही बड़े हुए हैं, लेकिन उन्हें दुनियादारी की इतनी समझ नहीं है। इतना कहकर काजल वहां से चली जाती है। फिर एक दिन प्रीति अपनी सहेली कनिका के पास चली जाती है और उसका मेकअप करती है। वाव प्रीति, तुझ जैसा मेकअप कोई नहीं कर सकता यार, यू आर अमेजिंग। ये ले, तू ये पैसे रख ले। यार कनिका, तू पागल है क्या? मैं तुझसे पैसे कैसे ले सकती हूँ? थैंक यू सो मच, लेकिन मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए, मैं तेरी सहेली हूं ना। अरे प्रीति, तूने मेरे लिए इतनी मेहनत की है तो तुझे तो देना बनता ही है ना। और वैसे भी मेरे ख्याल से तुझे अब इस काम को प्रोफेशन बनाना चाहिए, क्योंकि तू बहुत सुंदर मेकअप करती है और कोई प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट से कम नहीं है। और अगर तू ऐसा ही करती रही तो तुझे क्लाइंट्स भी अच्छे अच्छे मिलेंगे। हाँ कनिका, लेकिन लेकिन वेकिन मत कर, तू हमेशा बस लेकिन वेकिन ही करती आई है। चल, परसों तू यहाँ पर आ जा और मेरी वीडियो बना, और उस मेकअप वाले वीडियो को सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दे। फिर देखना कैसे क्लाइंट्स मिलने लगेंगे तुझे। देख प्रीति, अब तेरा तलाक हो चुका है, तुझे अब अपने लिए जीना होगा, इसीलिए अपने पैरों पर खड़ी रहे और जी ले अपनी जिंदगी। थैंक यू सो मच कनिका, कितना मोटिवेट करती है तू, मुझे सच में इसकी जरूरत थी। फिर कनिका के कहने पर प्रीति अब अपना सोशल मीडिया पेज ओपन करती है
और वो वहां पर अलग अलग लड़कियों का मेकअप करके उसके वीडियोस पोस्ट किया करती है, जिससे उसे धीरे धीरे ही सही लेकिन क्लाइंट्स मिलने लगते हैं। फिर एक दिन, मम्मा, मुझे ट्रिप पर जाना है और मेरे सभी दोस्त भी जा रहे हैं, तो मुझे प्लीज 7,000 रुपए दीजिए ना। और हाँ, मुझे 2,000 एक्स्ट्रा देना। ट्रिप के लिए शॉपिंग भी करनी है मुझे। हम गोवा जा रहे हैं ना, तो वहां पहनने लायक कपड़े खरीदने हैं। नहीं शनाया, तुम किसी भी ट्रिप पर नहीं जा सकती। क्या? लेकिन क्यों मम्मा? अरे क्यों मतलब? अब क्या तुम कोई छोटी बच्ची हो क्या? कॉलेज जा रही हो तो अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो और अपना करियर बनाओ। तुम्हारे पॉप्स मुझे इतने पैसे नहीं देते जिसमें तुम्हारे ये एक्स्ट्रा और फिजूल के खर्चे निकल जाए, और मैं उनसे पैसे मांग भी नहीं सकती। इसीलिए चुपचाप घर पर बैठो। ठीक है मम्मा, जैसा आपको हो। अरे प्रीति बेटा, तुम्हें अगर पैसों की जरूरत है तो मुझसे मांगो ना। मेरे पास तो पेंशन के कितने पैसे पड़े हैं। नहीं पापा जी, मैं मैनेज कर लूंगी। रोमी बेटा, तुम भी अब कोई ज्यादा सैलरी वाली जॉब ढूंढ लो। वैसे भी तुम्हें अभी काम करते हुए 1 साल हो चुका है और तुम्हारे पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। ठीक है मम्मा, मैं जरूर ट्राई करूंगा। हाँ बेटा, अब हमें साथ मिलकर ही सब संभालना है। तुम्हारे पापा के जाने के बाद सब कुछ एकदम बिखर चुका है, लेकिन बिखरी हुई चीजें समेटी भी जा सकती है। मेरा मेकअप का काम भी अभी अभी शुरू हुआ है। बस थोड़े ही महीनों की बात है, फिर मुझे भी अच्छे खासे क्लाइंट्स मिलेंगे और तब मैं भी ज्यादा पैसे कमा पाऊंगी। वही दूसरी तरफ अंगद जब काजल के हाथ का बना खाना खाता है, तभी क्या हुआ अंगद? बताओ ना, कैसे बने हैं ये छोले भटूरे? मुझे अच्छे से पता है ये तुम्हारे फेवरेट है, इसीलिए मैंने खास तुम्हारे लिए बनाया है। हाँ काजल, अच्छे बने हैं। अरे अच्छे बने हैं तो खाओ ना फिर। इतने धीरे धीरे क्यों खा रहे हो? वो काजल, सच कहूँ तो मुझे ये इतने पसंद नहीं आए, क्योंकि इनका स्वाद वैसा नहीं है जैसे प्रीति बनाया करती थी। उसके हाथ के खाने का स्वाद ही कुछ और था। ये सुनकर काजल को बहुत बुरा लगता है। देखो अंगद, अगर तुम्हें ये डिश पसंद नहीं आई तो मैं इसे अच्छे से बनाना सीख लूंगी, लेकिन मेरे सामने प्रीति की तारीफ भी मत करो। अरे लेकिन मैंने उसकी तारीफ थोड़ी ना की है। एक ही बात हुई ना अंगद। मैं जानती हूँ तुम उसके साथ इतने सालों से रहते आ रहे हो और तुम्हें उसके हाथ का खाना खाने की आदत हो गई है, लेकिन अब तुम्हें इस बारे में भी सोचना चाहिए कि मुझे कैसा लगेगा। अरे बाबा, मेरे कहने का मतलब वैसा बिल्कुल नहीं था। अब तुमने मेरे लिए इतने एफर्ट्स लिए, इतनी मेहनत की, वही मेरे लिए काफी है। और ये डिश भी सच में अच्छी बनी है। ठीक है अंगद। फिर एक दिन रोमी अपनी गर्लफ्रेंड ईशानी से मिलने जाता है। ईशानी, कैसी हो तुम? सॉरी यार, मैं तुम्हें इतने दिनों से मिला ही नहीं। रोमी, तुम्हारी लाइफ में कितना कुछ हो गया और तुमने मुझे कुछ भी नहीं बताया। लेकिन मुझे तुम्हारे क्लोज फ्रेंड अनिकेत से सब कुछ पता चल गया है कि तुम्हारे मॉम डैड का डिवोर्स हुआ है और तुम्हारी डैड ने तुम्हारी मौसी के साथ शादी कर ली है। क्या? अब इतने हैरान क्यों हो रहे हो? ये बातें मुझे तुमसे सुननी चाहिए थी, ना कि तुम्हारी दोस्त से। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया रोमी? आई एम सॉरी, लेकिन मैं मेंटली बहुत डिस्टर्ब था और मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। किसी से बात करने की इच्छा भी नहीं होती थी। लेकिन मैं तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ रोमी, एटलीस्ट तुम्हें ये बात मुझे तो बतानी चाहिए थी। खैर, जो हुआ सो हुआ, लेकिन मैं आज तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ कि आज ही हमारी आखिरी मुलाकात है। क्या? ये तुम क्या बकवास कर रही हो ईशानी? हाँ रोमी, जिस रिश्ते का कोई भविष्य नहीं है, मैं उसे आगे नहीं बढ़ाना चाहती हूँ।
कल को जब मेरे मॉम डैड को पता चलेगा कि तुम्हारे मॉम डैड तलाकशुदा है, तो वो दोनों हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। और मेरे डैड तो ये भी सोचेंगे कि जैसे बाप ने किया वैसे ही बेटा भी करेगा। इसीलिए मैं आज के बाद तुमसे कभी नहीं मिलूंगी। क्या? लेकिन तुम ऐसे सोच भी कैसे सकती हो? प्लीज ईशानी, ऐसा मत करो। मुझे छोड़कर मत जाओ। आज तो मैं इस मोड़ पर खड़ा हूं जहां पर मुझे तुम्हारे साथ की बहुत जरूरत है। प्लीज ईशानी, मेरे पास रहो। सॉरी रोमी, लेकिन हम दोनों अब कभी एक नहीं हो सकते। रोमी ईशानी को रोकने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसे छोड़कर चली जाती है। ऐसे ही एक दिन जब काजल मार्केट में शॉपिंग करने गई होती है, तब वहां पर मौजूद दो औरतें आपस में चुगली करने लगती है। हाय हाय, ये देखो, ये तो प्रीति की बहन है ना। क्यूरी, तू ही है ना जिसने अपनी ही बहन का घर तोड़ा है? अरे शर्म नहीं आई क्या तुझे ऐसा करते हुए? मूर्ख अंगद, अपनी ही साली को घरवाली बना लिया इसने तो। अरे तुम दोनों जैसे लोग इस समाज में रहने लायक ही नहीं हो। अपनी ही बहन की खुशियां खा गई तू। देखना, तू भी कभी खुश नहीं रह पाएगी। उन दोनों की ये कड़वी बातें सुनकर काजल बहुत दुखी हो जाती है और वो घर जाकर अंगद के सामने बहुत रोती है। अंगद, सभी लोग मुझे इतना बुरा क्यों कह रहे हैं? जिसको देखो वो बस मुझे ही ताने दे रहा है, बुरा भला बोल रहा है, और उनकी बातें मुझे बहुत चुभ रही है। अंगद, देखो काजल, तुम्हें लोगों की बातों पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं है। अब लोगों का वही काम होता है, कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। और मैं हूं ना तुम्हारे पास, तो तुम्हें दुनिया वालों की क्या जरूरत है? जिसे जो कहना है कहने दो। हम दोनों जानते हैं कि हमारा प्यार और हमारा ये रिश्ता कितना सच्चा है। सही कहा ना मैंने? हाँ अंगद। ऐसे ही एक रोज शनाया फोन पर उसकी सहेली के मॉम डैड की फोटोज देखती है और वो देखकर उसे बहुत दुख होता है। दादाजी, काश मॉम डैड भी एक साथ होते और हमारी परफेक्ट फैमिली कभी नहीं टूटती। कुछ दिनों बाद मॉम डैड की एनिवर्सरी आने वाली है और उनके लिए मैंने बहुत कुछ प्लान किया था, लेकिन अब वो दोनों एक ही नहीं रहे। कितनी अनलकी हूं मैं। ना मेरे बच्चे, ऐसा नहीं बोलते। देखो बेटी, अब जो हुआ सो हुआ, उसे हम ठीक तो नहीं कर सकते ना, तो उसे लेकर क्यों रोना है तुम्हें? जितना रोना है एक बार में ही रो लो, फिर वापस से कभी मत रोना। मैं जानता हूं कि ये सब करना बहुत कठिन है, लेकिन जीवन में आगे बढ़ना ही जीवन का सत्य है। इसीलिए दुखी मत हो बेटा, और सब कुछ भूलकर ही ना सही, मगर नजरअंदाज करके आगे बढ़ो, वरना ऐसे ही रो रो कर तुम अपनी तबीयत और वक्त को बर्बाद करोगी। अंगद और प्रीति के तलाक के कारण बच्चों की लाइफ पर बहुत बुरा असर होने लगता है। रोमी भी अब रात में शराब पी कर आने लगता है। रोमी बेटा, ये सब क्या है? अगर तू ही ऐसा करेगा तो इस परिवार को कौन संभालेगा? तो फिर मैं क्या करूं दादाजी? इतनी हैप्पी और अच्छी फैमिली थी हमारी, लेकिन पापा के एक फैसले की वजह से सब कुछ खत्म हो गया। ईशानी भी मुझे छोड़कर चली गई और मुझे कोई अच्छी जॉब भी नहीं मिल रही। सब खत्म हो चुका है दादाजी। ना बेटा, ऐसे हार मानने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें हिम्मत बांधनी होगी। तुम्हारी माँ को तुम्हारी बहुत जरूरत है। उस बेचारी के मन पर कितनी चोट लगी है, लेकिन फिर भी वो हालातों से लड़कर आगे बढ़ने की पूरी कोशिश करती है। तो फिर तुम क्यों नहीं कर सकते? आपने सही कहा दादाजी, कल से मैं शराब बिल्कुल नहीं पीऊंगा, लेकिन आप प्लीज मम्मा को कुछ भी मत बताना। ठीक है बेटा, लेकिन अगर तू कल से शराब पीकर आया तो मुझसे बुरा और कोई नहीं होगा। फिर एक दिन काजल और अंगद दोनों साथ में लंच करने गए होते हैं। तभी अचानक से
अंगद को प्रीति का कॉल आता है। प्रीति का कॉल? हाँ प्रीति, बोलो। अंगद, जहां पर भी हो जल्दी से शनाया के कॉलेज पहुंचो। क्या? लेकिन क्यों प्रीति, क्या हुआ है? पता नहीं अंगद, लेकिन उसके कॉलेज से प्रिंसिपल का फोन आया था और उन्होंने हमें जल्दी से बुलाया है। मैंने उनसे वजह भी पूछी, लेकिन उतने में कॉल कट हो गया। देखो प्रीति, तुम घबराओ मत, मैं अभी वहां पर पहुंचता हूँ। क्या हुआ अंगद, क्या बात है? अरे काजल, मैं शनाया के कॉलेज जा रहा हूँ, शायद कुछ हुआ है वहां पर। ओह गॉड अंगद, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं काजल, तुम्हें वहां पर आने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रीति भी आ रही है वहां पर। और तुम्हें अगर शनाया ने देख लिया तो वो वापस गुस्सा हो जाएगी। ठीक है अंगद। फिर अंगद रेस्टोरेंट से निकल जाता है। अब आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। मल्लिका और नरेन अपने बेटे अंकित के साथ रहते हैं। उनका टेक्सटाइल का बिजनेस था, लेकिन अब वो पूरी तरह से लॉस में जा चुका था, जिस कारण उनकी सारी संपत्ति और जायदाद अब बिक चुकी थी और अब वो एक किराए के घर में रहते हैं। मल्लिका, अब अंकित की शादी की उम्र हो चुकी है। अभी हम इसकी शादी नहीं कराएंगे तो कब कराएंगे? बुढ़ापे में? हाँ नरेन, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन हमें नरेन के लिए एक गरीब और भोली भाली लड़की ढूंढनी होगी, ताकि आगे चलकर हमें कोई दिक्कत ना आए। और तो और, लड़की अगर नीचे के दर्जे की रहेगी तो अपने हाथ में भी रहेगी। हाँ मल्लिका, तुम बिल्कुल सही कह रही हो। और वैसे भी बिजनेस में लॉस होने की वजह से मेरी इज्जत की पूरे शहर में धज्जियां उड़ चुकी है। अब तो कोई अमीर बाप अपनी बेटी भी नहीं देगा हमारे अंकित के लिए। हाँ जी, वो भी है। मुझे भी हमेशा इसी बात की चिंता सताती है। एक तरफ मल्लिका और नरेन अंकित की शादी की चिंता में होते हैं और वही दूसरी तरफ अंकित अपनी गर्लफ्रेंड श्वेता के साथ होता है। अंकित को पता चल जाता है कि घर वाले उसकी शादी के बारे में सोच रहे हैं और उसके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं, और ये बात वो श्वेता को बताता है। क्या? ये नहीं हो सकता अंकित, तुम सिर्फ मेरे हो। माना कि तुम्हारी फैमिली बंगले से किराए के घर में रहने आ गई, और तो और तुम्हारे पापा के कंपनी की इज्जत भी मिट्टी में मिल चुकी है, लेकिन इस सब के बावजूद भी मैं तुमसे ही शादी करूंगी अंकित। लेकिन श्वेता, तुम कितनी अमीर हो, तुम्हें चाहे तो कोई भी मिल सकता है, और अभी हमारी उतनी हैसियत भी नहीं है, तो क्या तुम मेरे लिए इतना एडजस्ट कर पाओगे? देखो अंकित, अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं तुम्हारे साथ कहीं भी रह लूंगी, लेकिन मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह पाऊंगी अंकित। हाँ श्वेता, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगा। आई थिंक अब हमें हमारे घर पर बता देना चाहिए कि हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। फिर अंकित और श्वेता दोनों घर पर अपने रिश्ते के बारे में बताते हैं। पहली बार में तो मल्लिका और नरेन रजामंदी नहीं देते, लेकिन जब काफी ढूंढने के बाद भी अंकित के लिए कोई लड़की नहीं मिलती, तब जाकर मल्लिका और नरेन को ना चाहते हुए भी श्वेता को अपनी बहू बनाना ही पड़ता है। लेकिन शादी के बाद वो लोग श्वेता से कटे कटे से रहते हैं और उससे ठीक से बात भी नहीं करते। माँ जी, पापा जी, ये लीजिए आप दोनों का नाश्ता। और माँ जी, मुझे एक बार अंकित ने कहा था कि आपको ये भुने हुए मसाले वाले मखाने बहुत पसंद है, इसीलिए मैंने ये आपके लिए लाए हैं। हाँ हाँ ठीक है, रखो इधर और चली जाओ यहाँ से। अरे जाओ भी, अब क्या यहीं पर डेरा जमा कर बैठने का इरादा है क्या तुम्हारा? सास ससुर की ऐसी बातें सुनकर श्वेता को बहुत बुरा लगता है। फिर एक दिन श्वेता की मामी सास तेजस्विनी घर पर आती है।
और श्वेता बहू, कैसी हो तुम? ये नया रिश्ता और नया ससुराल कैसे लगा तुम्हें? तुम्हारा मन तो लग रहा है ना? अब आपसे क्या छुपाऊं मामी जी, अंकित के बाद तो आप ही हो इस घर में जो मुझसे अच्छी तरह से बात कर रही हो, इसीलिए आपको बता रही हूँ। मामी जी, ये लोग मुझसे ठीक से पेश नहीं आते, सीधे मुंह बात तक नहीं करते मुझसे। एकदम पराया सा महसूस हो रहा है मुझे यहाँ पर। ये ससुराल तो मुझे अपना घर लगता ही नहीं मामी जी। क्या? हाँ मामी जी। ये दोनों पहले ऐसे नहीं थे, लेकिन जैसे जैसे इन लोगों के पास पैसा आता गया, ये लोग तो घमंडी हो गए। और अब जब पूरा पैसा चला गया है, तब भी इनका घमंड नहीं गया है। वो तो अभी भी उसी रुतबे में रहते हैं। लेकिन इन सब में एक ही बात अच्छी है कि तू मिल गई अंकित को, वरना वो तो बुरी तरह बिगड़ ही गया था। मामी जी, क्या आप मुझे बता सकती हो कि अमीर होने के बाद भी ये लोग इतने नीचे कैसे आ गए? पहले तो ये लोग महलों में रहते थे, लेकिन अब देखो ना, किराए के घर में रहते हैं। अरे श्वेता बहू, ये बात कई सालों पहले की है। तेजस्विनी श्वेता को सारी कहानी बताने लगती है। आज से कई सालों पहले, जब अंकित स्कूल की पढ़ाई कर रहा होता है, उस समय नरेन शहर का सबसे बड़ा बिजनेसमैन होता है और वो लोग बहुत अमीर थे। जब जब उनके घर में मेहमान आते थे, वो लोग बिना सोचे समझे पानी की तरह पैसा खर्च करते थे, वो भी बस दिखावे के लिए और दूसरों को नीचा दिखाने के लिए। ये लीजिए, ये आप सबके लिए तोहफे हैं। अरे बाप रे, इतना महंगा ज्वेलरी सेट! इस सब की क्या जरूरत थी भाई साहब? हाँ भाई साहब, ये गाड़ी भी लाखों रुपए की है। क्या आप भी? आज नरेन और मेरी सालगिरह है, इसीलिए मेहमानों को रिटर्न गिफ्ट नहीं देनी चाहिए क्या? और ये सब तो बस मामूली से तोहफे हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? मामूली तोहफे? क्या मल्लिका दीदी, अरे ये तो कितना महंगा है। फिर मेहमान चले जाते हैं। अरे मल्लिका दीदी, आपको इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? कितने महंगे तोहफे दिए आपने। हाँ मल्लिका दीदी और जीजू, आप दोनों को सोच समझकर खर्चा करना चाहिए। अरे साले साहब, जब हमारे पास भगवान ने इतनी धन दौलत दी है, तो उसका अचार डालते बैठे क्या? आप लोगों में और हम में तो यही फर्क है कि हमारे पास है, इसीलिए हम ये सब करते हैं, और आपके पास नहीं है, इसीलिए आप सब लोग मुंह बंद करके बैठते हैं। इस तरह उन दोनों को समझाने पर भी वो लोग उनकी कोई बात नहीं सुनते और इसका मेहमान भी अच्छे से फायदा उठाते अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए। जब जब मल्लिका किट्टी पार्टीज में जाती है, तब वो महंगे गहने और ब्रांडेड आइटम पहनकर जाती है। ओह माय गॉड मल्लिका, तुम्हारे गहने तो कितने सुंदर है, और ये पर्स भी। हाँ हाँ, वो बात तो है। अब ये सब आइटम ब्रांडेड जो ठहरे, और सबसे बड़ी बात, ये मेरे गले का नेकलेस सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव तो यही आइटम है। यार मल्लिका, तुम्हारी लाइफस्टाइल तो काफी रिच है, तुम तो हर चीज चुटकियों में पा सकती हो। वाकई में क्या नसीब पाया है तुमने। अरे लेकिन किट्टी पार्टी के लिए इतना दिखावा करने की क्या जरूरत है? ये कोई दिखावा विखावा नहीं है, मेरे पास है इसीलिए मैं पहनती हूँ, और तुम्हारे पास नहीं है इसीलिए तुम जलती हो मुझसे। और हाँ, कल मेरी फ्लाइट है सुबह की, लंदन जाने वाली हूँ मैं घूमने के लिए। अब मैं तो घर की लक्ष्मी हूँ ना, मेरे आने से पहले क्या था मेरे पति के पास, लेकिन मेरे शादी के बाद तो इनकी किस्मत का ताला ही खुल गया, इसीलिए मैं इन सभी खुशियों का लाभ उठाती हूँ। हाँ यार, वैसे तेरी बात में भी दम है। फिर एक दिन तेजस्विनी अपनी ननद मल्लिका से मिलने आती है। मल्लिका दीदी, आपको पता है क्या,
मैंने ना एक जगह पैसे इन्वेस्ट किए हैं जहां पर ऐसी स्कीम है कि आपको महीने में सिर्फ 2 या 3 हजार भरने हैं और फिर 20 सालों के बाद उसके 80 से 90 लाख या फिर 1 करोड़ भी हो सकते हैं। इसीलिए मैं आपके पास आई हूँ ताकि आप भी इस योजना में इन्वेस्ट कर सको। क्या हुआ दीदी? मैंने तो कोई जोक नहीं मारा, तो फिर आप हंस क्यों रही हो? अरे तेजस्विनी, मैं इसीलिए हंस रही हूँ क्योंकि ये सब चोचले सिर्फ तुम जैसी मिडिल क्लास औरत ही कर सकती है। अरे ऐसी स्कीम वाली कंपनियों को तुम्हें यूं चुटकी बजाकर खरीद सकती हो। और रही बात तुम्हारी, तो तुम भी कहाँ ये 2-3 हजार इन्वेस्ट करने के पीछे पड़ी हो? और तुम्हें क्या गारंटी है कि तुम 20 साल बाद भी जिंदा रहोगी? इसीलिए मैं कह रही हूँ कि उसी 2-3 हजार में ऐश करो, घूमो फिरो, अपने पसंद के कपड़े लो और गहने खरीदो। और क्या चाहिए एक औरत को? पर दीदी, अरे क्या परवर लगा रखी है? देख तेजस्विनी, हम तो यूं ही महीनों में करोड़ों कमा लेते हैं। हमें ये सेविंग वगैरह करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑलरेडी पानी जैसा पैसा पड़ा है हमारे पास। और पैसे का क्या है? पैसे तो हाथ का मेल है, आज है कल नहीं। इतना नहीं सोचते, सो जस्ट एंजॉय। तेजस्विनी के समझाने पर भी मल्लिका सेविंग करने के बारे में एक बार भी नहीं सोचती। फिर एक दिन नरेन अंकित के एग्जाम के टाइम पर उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसे एक महंगी कार गिफ्ट करेगा, लेकिन अंकित एग्जाम में फेल हो जाता है। पापा, मैं फेल हो गया हूँ। आई एम रियली सॉरी पापा। अरे चिल बेटा, कोई बात नहीं। और अगर क्या हुआ कि तुम पास नहीं हुए, तुमने मुझसे जो मांगा है वो तो तुम्हें जरूर मिलेगा। जाओ, बाहर गार्डन में तुम्हारी ब्रांड न्यू चमचमाती हुई कार तुम्हारा इंतजार कर रही है। क्या? सच में पापा? हाँ बेटा, तेरे पापा सच कह रहे हैं। जाकर देख ले। फिर अंकित दौड़ते हुए गार्डन में चला जाता है और अपनी चमचमाती हुई नई कार में बैठकर लॉन्ग ड्राइव मार के वापस घर आ जाता है। मल्लिका और नरेन कभी भी अपने बेटे पर ध्यान नहीं देते, बस उसे लाड़ प्यार और पैसे देकर बिगाड़ते ही रहते हैं। तो बेटा, कैसी थी कार? अब तो खुश हो ना तुम? हाँ पापा, आज तो मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। चलो, अच्छा है कि तुम्हें वो गाड़ी पसंद आई। और तुम चाहे पास हो या फेल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि तुम एक बिजनेसमैन के बेटे हो। और हाँ, ये एग्जाम का टेंशन मत लेना, मैं तुम्हें पास करवा दूंगा। बहुत पहचान है मेरी। यस पापा, थैंक यू। और पापा, आज ना मेरे एक दोस्त का बर्थडे है, तो मुझे कुछ पैसों की जरूरत थी। ठीक है बेटा। मल्लिका, अलमारी में से बेटे को बंडल निकाल कर दो। हाँ नरेन, अभी लाती हूँ। इस तरह उन दोनों की लापरवाही की वजह से अंकित भी पढ़ाई से दूर होते गया और कुछ सालों के बाद धीरे धीरे नरेन का टेक्सटाइल का बिजनेस भी लॉस में जाने लगा और वो काफी कर्ज में डूब गया। और इस वजह से उसे अपनी सारी संपत्ति बेचनी पड़ी। अंकित को भी कोई नॉलेज ना होने के कारण बिजनेस संभालने नहीं आया और आज इसीलिए वो सभी लोग इस परिस्थिति में हैं। यही थे वो सारे कारण। ना इन्होंने कभी पैसों की बचत की और ना ही कभी अपने बेटे पर ध्यान दिया। अगर आज अंकित पढ़ा लिखा होता, उसके पास अच्छी डिग्री होती, तो वो भी किसी अच्छी पोस्ट पर होता आज। जब मल्लिका दीदी और नंदोई जी को अंकित को प्यार से संभालना चाहिए था, उस पर ध्यान देना चाहिए था, तब दोनों ने ऐसा नहीं किया। इसी वजह से आज उनका ये हाल है। अब इस घर को तू ही संभाल सकती है बहू, क्योंकि सब कुछ जानने के बाद भी इनकी अकल ठिकाने पर नहीं आई है। तू भी अमीर घराने से है,
इसीलिए मैं कह रही हूँ, पैसों का घमंड कभी मत कर। उन्हें बचाना सीख और सही जगह पर इन्वेस्ट कर। हाँ मामी जी, आपसे पूरी बात सुनने के बाद मैं समझ सकती हूँ कि मुझे किस तरह से सभी चीजें संभालनी है और किन गलतियों से बचना है। अब मैं अपने ये ससुराल के लोगों के साथ साथ इससे जुड़ी हर एक चीज को फिर से ठीक करूंगी और सब कुछ फिर से पहले जैसा हो जाएगा। इसका पूरा ध्यान दूंगी। अरे वाह, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। फिर उस दिन के बाद श्वेता ठान लेती है और वो अपने ससुराल वालों की सोच को और उनके हालातों को ठीक करने में जुट जाती है।